डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है द रशियन रिवॉल्यूशंस, रूसी क्रांति के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जो टॉपिक पढ़े थे, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप एंड सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, आज हम रूसी क्रांति के बारे में डिस्कस करते हैं। इन वन ऑफ द least industrialized of European states, this situation was reversed. यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस भी था। ये समीकरण जो है बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, उलट गया। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। 1917 की अक्टूबर रिवॉल्यूशंस के माध्यम से रूस की सत्ता पर सोशलिज्म ने कब्जा कर लिया था। जो सोशलिस्ट थे उन्होंने 1917 में जो रिवॉल्यूशंस हुई थी उसके द्वारा समाजवादियों ने रूस की पावर के ऊपर, रूस की सत्ता के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। द फॉल ऑफ मोनार्ची इन फरवरी 1917, फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशंस। और अक्टूबर में जो इवेंट्स हुई थी उन दोनों को मिलाकर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशंस। इसी को जो है रशियन रिवॉल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। एक तो फरवरी 1917 में जो मोनार्ची का अंत हुआ था, और अक्टूबर की घटनाओं को ही हम रशियन रिवॉल्यूशंस कहते हैं। हाउ डिड दिस कम अबाउट, तो ये किस प्रकार हुआ वो हम देखेंगे। व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रिवॉल्यूशंस अकर्ड, यानी उस समय जब रिवॉल्यूशंस हुई थी उस समय वहाँ की सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी वो भी हम देखेंगे। टू आंसर दीज क्वेश्चंस लेट अस लुक एट रशिया ए फ्यू ईयर्स बिफोर द रिवॉल्यूशंस। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, क्रांति से कुछ साल पहले की जो कंडीशंस थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी क्रांति हुई उससे पहले वहाँ कैसी कंडीशंस थी वो हम देखते हैं। द रशियन एम्पायर इन 1914, रूसी साम्राज्य 1914 में किस प्रकार था वो हम देखते हैं। इन 1914 जार निकोलस द्वितीय रूल्ड रशिया, तो रशिया के ऊपर जो शासन करता था उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय एंड इट्स एम्पायर, और उसका शासन था रूस के ऊपर। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, मॉस्को के आसपास पड़ने वाले जो भी भू क्षेत्र थे, द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। तो इसके अलावा आज के जो फिनलैंड है, लाटविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से भी इस रूसी साम्राज्य के अंग थे, इसमें इंक्लूड थे, इसमें रशियन एम्पायर में। ये जो हमने नाम बोले हैं ये भी रशियन एम्पायर में इंक्लूड थे। इट stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan। ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैले हुए थे
आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के भाग थे, इसी में आते थे। द मेजोरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स से जो है ग्रोन हुई थी। बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक भी शामिल थे, प्रोटेस्टेंट भी शामिल थे, मुस्लिम शामिल थे और इसके अलावा बौद्ध भी इसमें शामिल थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी और सोसाइटी रशियन एम्पायर में किस प्रकार थे उसके बारे में हम देखते हैं। वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी और समाज कैसा था। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के प्रारंभ में द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। तो रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती करने वालों से था। खेती करने वाले जो है वो ज्यादा थे। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन एंड दे आर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जो आबादी थी, जनता थी, वो आजीविका के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड थी। दिस proportion was higher than in most European countries। और यूरोप के किसी भी देश में एग्रीकल्चर के ऊपर आश्रित पीपल्स का इतना प्रतिशत नहीं था जितना यहाँ पर था। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40%। अगर हम फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो वहां पर आबादी का जो प्रोपोर्शन था वो 40% था जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। 50% यानी फ्रांस में 40% और जर्मनी में 50% ऐसे लोग थे जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। इन द एम्पायर cultivators produced for the market as well as for their own needs। तो रूसी साम्राज्य के जो पीजेंट्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, वो प्रोड्यूस करते थे फॉर मार्केट्स, मार्केट्स के लिए भी वो प्रोडक्शन करते थे, एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स। और इसके अलावा वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से भी पैदावार करते थे। एंड रशिया वाज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। और रूस अनाज का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, निर्यातक था। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स। पॉकेट्स का मतलब यहाँ पर है कि इंडस्ट्री जो थी वो बहुत कम थी। यहाँ पर रूस में इंडस्ट्री बहुत कम थी। Prominent industrial areas were सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक रीजन्स थे, इंडस्ट्रियल रीजन्स थे, केवल पीटर्सबर्ग और मॉस्को। बाकी यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत कम थी। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन। इसके अलावा ज्यादातर उत्पादन कारीगरी करते थे, क्राफ्ट्समैन करते थे। बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कारखाने भी थे। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द 1890s। 1890s में मैनी फैक्ट्रीज जो है वो वर सेटअप हो गई थी। When Russia's
रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड। इसके अलावा जब रूस के रेल नेटवर्क को एक्सपेंडेड किया जा रहा था, फैलाया जा रहा था, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड, उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा था। इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज, तो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा था। कोल प्रोडक्शन डबल्ड, इसके अलावा जो कोल प्रोडक्शन था, कोयले का उत्पादन था, वो डबल हो गया था, दोगुना हो गया था। एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रप, और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हो गई थी। बाय द 90s इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर, और 1900 तक कुछ इलाकों में तो क्राफ्ट्समैन और इसके अलावा कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। एक तो क्राफ्ट्समैन और एक फैक्ट्री वर्कर्स, इन दोनों की संख्या जो थी वो 90s में क्या हो चुकी थी, ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर में ये दोनों इक्वल हो चुकी थी। मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ज्यादातर जो इंडस्ट्री थे रूस में वो किसके स्वामित्व में थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट की थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू एंश्योर मिनिमम वेजेज, मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे, और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, इसके अलावा काम के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए फैक्ट्रियों के ऊपर गवर्नमेंट नजर रखती थी। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल बीइंग ब्रोकन, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में जो थे वो नाकामयाब थे। यानी जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर लगा रखे थे फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने के लिए, वो भी जो है नियमों का पालन नहीं करवा पाते थे, वो भी क्या थे, नाकामयाब रहे। इन क्राफ्ट्स यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 आवर्स, और कारीगरों की जो इकाइयां थी, वर्कशॉप थे, उनमें काम की जो पाली होती थी, काम के जो घंटे होते थे वो 15 घंटे तक भी लंबे हो जाते थे, कंपेयर्ड विथ 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। जबकि कारखानों में जो वर्कर्स होते हैं वो आमतौर पर 10 से 12 घंटे की जो शिफ्ट होती है उसी में काम करते हैं, लेकिन वहां पर इस प्रकार की कंडीशन थी कि वर्कर्स को 15 घंटे तक भी काम करना पड़ता था। एकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम्स टू डर्मिटरीज, इसके अलावा मजदूरों के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, रूम्स नहीं थे रहने के लिए। एकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मिटरीज, यानी मजदूरों के रहने के लिए जो कमरे थे, कमरों से लेकर डॉर्मेटरी तक की व्यवस्था जो कर रखी थी वहां पर। वर्कर्स वर ए डिवाइडेड सोशल ग्रुप, सामाजिक स्तर पर वर्कर्स बटे हुए थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेज फ्रॉम विच द केम, कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली, और बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, और इसके अलावा उनके बीच योग्यता के स्तर में फर्क था। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, स्किल के द्वारा वर्कर्स डिवाइडेड थे।
metal worker of St. Petersburg recalled metal workers considered themselves as aristocrat among other workers. So workers were divided by skill. Metal worker of St. Petersburg recalled metal workers considered themselves as aristocrat among other workers. तो सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने ये कहा था, क्या कहा था? धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। धातु कर्मी जो थे, धातु कर्मी, वो मजदूरों में खुद को जो है ऑफिसर्स मानते थे। मेटल वर्कर्स कंसिडरेड देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। जो अदर वर्कर्स थे उनमें ये जो मेटल वर्कर्स थे वो एरिस्टोक्रेट्स अपने आप को मानते थे। देयर ऑक्यूपेशंस डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और इसके अलावा स्किल की जरूरत जो रहती थी, इसमें स्किल और ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत होती थी। वोमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में वोमेन्स की संख्या जो थी वो 31% थी, लेकिन पुरुष मजदूरों के मुकाबले उनको पे कम किया जाता था। बट दे वर पेड लेस देन मैन। मैन की अपेक्षा उनको पेड कम किया जाता था। हालांकि वोमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स 1914 में जो है उनकी संख्या जो थी वो 31% थी, लेकिन उनको वेज कम किया जाता था। बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मेन्स वेज, यानी मैन के वेज की तुलना में आधे से लेकर 3/4 तक, आधे से लेकर 3/4 तक उनको वेज दिया जाता था। Divisions among workers showed themselves in dress and manners too. इसके अलावा मजदूरों के बीच जो फासला था उनके पहनावे से और उनके व्यवहार से भी दिखाई देता था। उनके मैनर्स से, उनकी ड्रेस से भी उनके बीच में फर्क दिखाई देता था, डिफरेंस दिखाई देता था, फासला दिखाई देता था। Some workers formed association to help members in time of unemployment or financial hardship, but such associations were few. हालांकि कुछ मजदूरों ने अनएम्प्लॉयमेंट या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए जो ये एसोसिएशंस फॉर्मेशन किया था, लेकिन ऐसे संगठन जो थे वो बहुत कम थे। Such associations were few. Despite divisions, workers did unite to strike work, stop work. इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था, when they disagreed with employers about dismissal or work conditions, या तो dismissal हो जाता था या फिर वर्क कंडीशंस से वो संतुष्ट नहीं होते थे, तो इन विभेदों के बावजूद भी मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे, स्ट्राइक पर चले जाते थे। Despite divisions, workers did unite to strike work, stop work. वर्क को स्टॉप कर देते थे when they disagree with employers about dismissal and work conditions. Dismissal या वर्क कंडीशंस से अगर वो डिसएग्री होते थे तो वो स्ट्राइक कर देते थे। These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897. 1896 से 1897 के बीच जो ऐसी हड़ताल हुई थी वो एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हुई थी एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। 1902 में ये जो हड़ताल हुई थी, स्ट्राइक हुई थी, वो हुई थी मेटल इंडस्ट्रीज में। और इसके अलावा 1896 से 97 के बीच में कपड़ा उद्योग में भी ऐसी हड़तालें काफी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी। और 1902 में
मेटल इंडस्ट्रीज में भी इस प्रकार की हड़ताल की गई थी। इन द कंट्री साइड्स, अब हम कंट्री साइड की बात करते हैं, यानी जो ग्रामीण इलाके थे वहां पर किस प्रकार की कंडीशंस थी। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टीज। लेकिन विशाल संपत्तियों पर एक तो ऑर्थोडॉक्स चर्च और एक जो क्राउन था उनका कब्जा था। जो विशाल संपत्ति थी, प्रॉपर्टीज थी, हालांकि पीजेंट्स जो है लैंड के ऊपर वो कल्टीवेटेड करते थे, लेकिन जो नोबिलिटी थी वो क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च की थी। यानी जो जो प्रॉपर्टीज थी उनके ऊपर ऑर्थोडॉक्स चर्च और क्राउन का अधिकार था। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड। मजदूरों की तरह पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे, मजदूर भी बटे हुए थे। जिस प्रकार हमने देखा था वर्कर्स जो थे यहाँ पर फैक्ट्रीज में बटे हुए थे, इसी प्रकार का डिफरेंस पीजेंट्स में भी देखने को मिलता था। दे वर आल्सो डीपली रिलीजियस। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के होते थे, रिलीजियस होते थे, बट एक्सपेक्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। इक्का दुक्का अगर हम अपवाद को छोड़ दें तो वे एक तो सामंत और एक नवाब, इनका बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार। नवाब और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वो उनकी लोकप्रियता से नहीं मिली हुई थी, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। उनकी लोकप्रियता से उनको ये पोजीशन पावर नहीं मिला हुआ था। किससे मिला हुआ था? बल्कि जार के प्रति इनकी सेवाओं के बदले इनको पावर एंड पोजीशंस मिली हुई थी। जार की ये सेवा करते थे और उस सेवा के बदले में जार इनको पोजीशन एंड पावर देता था। दिस वाज अनलाइक फ्रांस, where during the French Revolution in Brittany, peasants respected nobles and fought for them. यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। फॉर इंस्टेंस, फ्रांसीसी क्रांति के समय ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए वार्स भी किए। In Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. ये क्या चाहते थे? रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच में बांट दी जाए। ये चाहते थे नोबल्स की जमीन जो थी वो पेजेंट्स में डिवाइडेड कर दी जाए, ये किसान जो है चाहते थे। In Russia, peasants wanted land of nobles to be given them. Frequently, they refused to pay rent and even murdered landlords. और वे लगान भी नहीं चुकाते थे और इसके अलावा कहीं कहीं जगह पर जमींदारों की हत्या भी कर दी जाती थी। In 1902, this occurred on a large scale in South Russia. 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी जो इंसिडेंट्स थी वो बड़े पैमाने पर हुई थी, लार्ज स्केल में हुई थी। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। और 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटित होने लगी। इस प्रकार की जो इंसिडेंट्स थी वो पूरे रशिया में जो है होने लगी। रशियन पेजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पेजेंट्स इन अनदर वे। इसके अलावा रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और दृष्टि से भिन्न थे। कैसे भिन्न थे? दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून मीर डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज।
यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे। जो मीर होता था, कम्यून होता था, उनको सारी जमीन जो है सौंप दी जाती थी और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से पीजेंट्स को वापस जमीन को डिवाइडेड करता था। यानी उनको जमीन दी जाती थी और वापस ले ली भी जाती थी, वापस उनको जो है डिवाइडेड कर दी जाती थी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सोशलिज्म इन रशिया, रूस में समाजवाद किस प्रकार आया वो देखते हैं हम। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां इलीगल थी। The Russian Social Democratic Workers Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx ideas. मार्क्स के विचारों को मानने वाले जो सोशलिस्ट थे, उन्होंने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था, जो मार्क्स के विचारों में विश्वास रखते थे, मार्क्स आइडियाज को रेस्पेक्टेड करते थे। उन्होंने जो है एक पार्टी की स्थापना की थी, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। याद रखना है आपको, इसने किसने की थी? सोशलिस्ट ने की थी। किससे प्रभावित होकर? जो मार्क्स के आइडिया थे उनसे प्रभावित होकर उन्होंने 1898 में द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फाउंडेड की थी। However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization. सरकारी आतंक के कारण पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। It set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes. इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया, हड़ताल आदि भी आयोजित की। Some Russian socialists felt that the Russian peasants' custom of dividing had periodically made them natural socialists. कुछ रूसी सोशलिस्ट को ये लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। So peasants, not workers, would be the main force of the revolutions. इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति के पावर बनेंगे, क्रांति की शक्ति बनेंगे। एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज, और क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा, ये वो मानते थे। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी एक्टिव थे। दे फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कर लिया था। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पेजेंट्स राइट्स। ये पार्टी, इसने क्या किया? इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। और इसके अलावा जो नोबल्स के पास जो जमीन है उसको फौरन किसानों को सौंप दी जाए, ये वो कहते थे। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्री विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स। किसानों के सवालों पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा जो था, समाजवादी क्रांतिकारियों से वो सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइट ग्रुप। तो लेनिन मानता था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। सम वर पुअर एंड अदर रिच। कुछ पुअर है, कुछ रिच है। सम वर्क एज लेबरर्स
while others were capitalists who employed workers. तो वो ये मानता था कि कुछ किसान गरीब है, कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे, तो कुछ पूंजीपति भी थे जो नौकरों से काम करवाते थे. Given the differentiations within them, they could not all be part of a socialist movements. इन आपसी डिफरेंस के चलते, ये जो डिफरेंस थे उसके कारण वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे, ये लेनिन मानता था. The party was divided over the strategy of organization. तो जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो रणनीति थी उसके सवाल पर पार्टी में काफ़ी डिफरेंस थे, पार्टी में काफ़ी जो Divided थी. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik groups, व्लादिमीर लेनिन ये बोल्शेविक ग्रुप का people था, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its member. तो ये व्लादिमीर जो लेनिन जो थे ये सोचते थे कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या और स्तर पर उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए. अदर्स जो थे मेंसेविक थे, एक तो था बोल्शेविक और एक मेंसेविक ग्रुप था. अदर्स थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल. और जो मेंसेविक था, जो दूसरा पार्ट था, दूसरा खेमा था मेंसेविक, उनका मानना था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए, पार्टी में सभी मेंबर्स होने चाहिए. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशंस. उथल पुथल का जो समय आया था, 1905 की जो रिवॉल्यूशंस हुई थी उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.